अजय राय जी का स्वागत जिस तरह की तालियों के साथ होना चाहिए वो तालियां तो एक बार सुनाइए। और अब इन तालियों से ऊर्जा लेते हुए मैं सवाल करूंगा और अजय जी जवाब देंगे। पहले तो मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि अजय जी भी अपने दिल की बात को जुबान तक लाने में संकोच नहीं करते और कई बार हमने ये देखा कि इसकी वजह से गठबंधन में समस्याएं जरूर आती रहती हैं, लेकिन फिर उन समस्याओं से आगे बढ़कर फिर से वो गठबंधन को निभाने की राह में आगे बढ़ जाते हैं। इसको दयानतदारी कहना चाहिए, इसको फराख दिली कहना चाहिए, या इसको सियासत की मजबूरी के तौर पर देखा जाना चाहिए? आइए इसके साथ शुरुआत करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है? बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है या स्मूथ चल रहा है सब? मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष रूप से नवभारत की पूरी टीम को कि आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। नाविका जी को निश्चित तौर से रास्ता अगर उबड़ खाबड़ भी होगा तो उसको हम लोग रास्ते को अच्छा बना लेंगे, अच्छा काम करेंगे, उसको स्मूथ बनाकर चलेंगे। केवल जीतने वाले को नहीं, लड़ने वाले को भी इतिहास याद रखता है। इस मंशा के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या सामने जीत दिखाई दे रही है? देखिए, जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे ना। जब मैदान में आकर लड़ाई लड़ेंगे तभी जीत होगी। घर बैठने से जीत होगी नहीं, अच्छी अच्छी बात बोलने से तो जीत होगी नहीं। तो लड़ाई होगी जमकर और निश्चित होगी। आपको बता रहा हूं कि जीत भी होगी हमारी, ये श्योर है। आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी जरूर, ये वैसी बात है या जीत बस दहलीज पर दिखाई दे रही है? ये इस सवाल का जवाब मैं आगे जानूंगा, लेकिन पहले अजय जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने वालों के तौर पर आपको लोग जानते हैं। क्या उसी तरीके से आगे भी आपकी पहचान होगी? इस बार भी चेहरा आप रहेंगे? देखिए, हम सब काशीवासी हैं और काशी का अपना मिजाज है, अपना एक वहाँ का एक अपना खुद का एक अपना कल्चर है। और काशी में जो आता है निश्चित तौर से हम सब लोग कण कण में शंकर हैं और लड़ते हैं। जैसा आप सब जानते हैं काशी का इतिहास। तो पार्टी का जो निर्देश पहले मिला, पार्टी का जो निर्देश मुझे आज मिला है, मैं उस पर खड़ा हूं। आगे जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन जब कभी हम सुनते हैं कि आपको छुटभैया नेता बता दिया जाता है या इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ता है, या जब हम ये देखते हैं कि अंसारी परिवार से कोई समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला है, अवधेश जी के लिए आपकी लड़ाई हम सब ने देखी है और आप तो उसको खुद भोगे हुए व्यक्ति हैं, तो ये सब चीजें आपको दुविधा में, उहापोह में डालती हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, हमारा जो काम करने का तरीका है वो स्पष्ट है। हमें जो करना है वो मैं करता हूं। चाहे वो बड़े भाई की घटना के समय जो न्यायपालिका के अंदर जो मुझे करना था, मैं अडिग होकर वो काम किया। मैं उसमें पीछे नहीं हटा और न पीछे हटने वाला हूं कभी। मैं उस सोच का व्यक्ति हूं कि जहां पे दमदारी के साथ खड़ा रहना है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं बाकी लोगों की तरह सोच वाला नहीं हूं। जो आज जो दल सत्ता में हैं, आज उनके विधायक की हत्या होती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करा पाई है लोग। आप देख लीजिए, सत्ता में रहते हुए जो आज बड़ी बड़ी बात बोलकर लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं केंद्र में भी सरकार, नीचे भी सरकार, डबल इंजन की सरकार थी और उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैं अपने लोगों के बदौलत, अपने साथियों के बदौलत आज जो मैंने सोचा था उस अंजाम तक उसको पहुंचा दिया। तो वो लड़ने की अपनी क्षमता है, अपनी दृढ़ता है और वो उससे समझौता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग उस सोच के व्यक्ति हैं और राजनीतिक मजबूरियां आएंगी भी तो जो अगर हमारा जहां चरित्र, जहां दमदारी सामने आएगी उस पर हम खड़े रहेंगे, उससे पीछे नहीं। कभी चरित्र से समझौता नहीं किया, कभी दोहरा चरित्र नहीं बता सकते तो कि कभी मैं उनकी बड़ाई करूं और कभी बुराई करूं और कभी बैठ के आके उनकी जो है जय जयकार करूंगा। ये मेरे स्वभाव में नहीं। तो लोग बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे जानना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जो आपके मुताबिक आपके स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता, अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उसके प्रचार के लिए आप जाएं और प्रचार करें तो आप नहीं जाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जो चीजें
लाइन खींची है जो स्पष्ट है कि जहां मुझे राजनीतिक रूप से निर्णय लेना है वो निर्णय है, और जहां पे व्यक्तिगत निर्णय होगा वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय होगा। अब मैंने ये स्पष्ट कर दिया। जहां पर निर्णय व्यक्तिगत है और जहां लकीर खींची हुई है उस लकीर को लांघने का सवाल ही नहीं, कह रहे हैं अजय जी। तो अब अजय जी ये भी बताइए कि आपको अर्जुन के तौर पर और राहुल गांधी को कृष्ण के तौर पर दिखाया गया, ये पोस्टर आपकी भी जानकारी में होगा? कानपुर में हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर यात्रा के दौरान, राहुल जी की यात्रा के दौरान लगाया था, मैंने देखा था उसको। तो अब आप भी विराट स्वरूप देखने के बाद कंफ्यूजन से बाहर आएंगे और धनुष उठाएंगे, तो वो पहले हमको प्रसंग देखने को मिलेगा या आपने धनुष उठाया हुआ है? अब धनुष आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूं, तो धनुष तो उठा के रखा ही हूं। धनुष कहां बनने पड़ा है? धनुष तो हाथ में है ही, उसकी टंकार चल रही है, उसमें कोई समझौता नहीं। कितना मार्गदर्शन आपको राहुल गांधी का मिलता है आपके कामों में? कितना डे टू डे बेसिस पे आपकी उनसे बातचीत होती है? नहीं, निश्चित तौर से हमारे नेतृत्व करता है, लीडर हैं, और जब समय समय पर चीजें आती हैं, जो तरीके बने हैं, सिस्टम बने हैं, उस तरीके के साथ हम लोग उनसे वार्ता करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ मौजूद थे, आप सुन ही रहे थे उनको। उन्होंने कहा कि पार्टी में न जाने कितने लोगों की उपेक्षा हो रही है, वो झेलते झेलते एक नौबत ऐसी आती है कि आदमी को फैसला लेना होता है। आप संतुष्ट हैं हर तरीके से? देखिए, मैं, आचार्य जी वरिष्ठ हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने दिनों तक आपका सम्मान, सारी चीजें होती रही, और जो चीजें आप चाहते थे वो सारी चीजें आपके साथ थी। हम सब लोग संतुष्ट इसलिए हैं कि हमें लड़ने वाला व्यक्ति पसंद है। हमें जो आदमी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अकेला आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जो आज अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ दहाड़ के लड़ रहा है सामने। जो गलत है उसके खिलाफ वो बोल रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो और लड़ रहा है? सिवाय सिर्फ एक राहुल गांधी, जो आज इस सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, गलत चीजें, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी पसंद है, और मैं लड़ने वाले के साथ खड़ा रहता हूं, आजीवन खड़ा रहूंगा। तो लड़ना फॉर द सेक ऑफ लड़ना है, या लड़ना आपको लगता है कि वाकई मुद्दों पर आधारित है? क्योंकि अगर मुद्दों पर आधारित है तो फिर ये जनमानस के मैंडेट में, वोटर्स के मैंडेट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए चुनाव दर चुनाव। हाँ, बिल्कुल। मैंडेट आप देखिए, सामने आपके है, स्टेट के चुनाव देख लीजिए, अभी जो सामने चुनाव आने वाले उसमें देखिएगा आप। 16 तारीख को यात्रा एंट्री करती है यूपी में, 17 और 18 को उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि राम राज्य हम यहाँ चला रहे हैं, इनकी ही सरकार में पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक हो जाती है, लीक होती है। वो बच्चे इलाहाबाद से जब 17 तारीख से राहुल जी चलते हैं, और इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, वो लगातार बच्चे केवल और केवल पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। अजय राय जी, ये जैसे पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की हो, पेपर लीक हो जाए। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान के संदर्भ में भी ये मुद्दा उठा था। आपको याद होगा, सचिन पायलट इसको लेकर अशोक गहलोत को घेरते थे। तो आप ये समझते हैं क्या कि तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं लूप होल्स रह जाते हैं? आपको लगता है कि जब तक सरकार हैंड इन ग्लव्स नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा? चाहे देखिए, हम नहीं कहते कि राजस्थान में, चाहे कहीं की भी सरकार हो, मैं अगर सरकार में हूं, अगर मेरे रहते ये गलत काम होता है, उसके जिम्मेदार हम हैं, और अगर हम रहेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम राम राज्य की बात कहते हैं, आप तो कहते हैं चलो जयपुर, राजस्थान की बात अलग छोड़ दो, आप ये कहते हैं हम राम राज्य चला रहे हैं, हमारे समय कोई गलत नहीं कर पाएगा। चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं आप देखिए, सारे पेपर लीक हुए यहां पर। ये लीक वाली सरकार हो गई, और 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 400 रुपया पर हेड फॉर्म, जोड़ लीजिए कितने पैसे हुए, 200 करोड़ से ऊपर हो गए। वो गरीब बच्चे जो भी तैयारी कर रहे थे, आए लखनऊ, आए कहीं, आए भाड़ा किराया रहना, आज वो गरीब बच्चे कहां खड़े हैं? कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया इसमें। उन बच्चों का अब कहते हो 6 महीने बाद कराएंगे। क्यों 6 महीने बाद कराएंगे? आप अभी कराइए, पार्लियामेंट चुनाव के पहले करा के देखिए, रिजल्ट दीजिए बच्चों को। 48 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया, और केवल आप उसको आप देखेंगे तो ये राहुल जी की जो यात्रा आई है, उसमें जो इश्यू उठा है, मुरादाबाद जाने के पहले ही इन्होंने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया, और ये इश्यू बन गया। लगातार बच्चे आज इलाहाबाद से लेकर लखनऊ के इको गार्डन में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा परसों
लेखपाल की परीक्षा हुई, जो रिजल्ट आए थे उसमें भी कहा था कि हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए और वो बच्चे पूरे रेवेन्यू बोर्ड को घेर कर बैठे हुए थे। उनको लाठियों से मारा गया, उनको जेल भेजा गया। ये बच्चों का भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर। पेपर लीक से अब थोड़ा मैं इस पर भी आता हूं कि आपके अपने विधायक लीक क्यों हो जा रहे हैं? हमारे विधायक राज्यसभा इलेक्शंस हिमाचल के संदर्भ में आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, अब वो नाराजगी कहीं रही होगी, वो चीजें चल रही हैं और निश्चित तौर से जो ऐसी चीजें होंगी उसको हम ठीक करेंगे। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, हमारे 2 विधायक थे, दोनों विधायक इंटैक्ट खड़े हैं हमारे साथ और वो गठबंधन धर्म का पालन किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जाकर वोट दिया। हमारे आराधना मिश्रा मोना और दूसरे हमारे वीरेंद्र चौधरी, दोनों लोग जाकर उनको नहीं खरीद पाए, न तोड़ पाए। ये कल अखबारों की सुर्खियां थी जिसमें आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमारे विधायकों ने गठबंधन धर्म निभाए। शाम होते होते मैं देख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था तमाम जगहों पर। तो किसी ने कहा कि असल में अजय राय ये आईना दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि गठबंधन धर्म ये होता है। क्या ऐसा है? नहीं, हमारा जो कर्तव्य है, अब उसको आईने के रूप में आप देखिए, चाहे आप साथ साथ जोड़कर देखिए। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमने 100% पालन किया और वो वोट जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ा है। बहुत स्पष्ट पूछता हूं, चिरकुट नेता कह देना, आपके संदर्भ में ऐसी बातें कह देना जो नहीं कही जानी चाहिए। उधर से ये कहा जाता है कि देखिए ये तो मुलायम सिंह यादव तक को नहीं छोड़ते, उनको लेकर अनलगर बात करते हैं। क्या असल में अंदर अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है? बाहर से आप, ऊपर से आप लोग सत्ता की वजह से सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे ऊपर कोई कुछ भी कटाक्ष कर दे, मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जमीन का आदमी हूं। जमीन से लड़ते लड़ते यहां तक आया हूं। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, साधारण परिवार से होते होते यहां तक आया। पिंडरा विधानसभा मेरी विधानसभा रही, कोलसला थी। कामरेड उदल जी थे मेरे यहां से 9 बार विधायक सीपीआई के। पहला चुनाव 96 में उनसे लड़ा और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और लगातार मैं 5 बार विधायक था। तो अब वो मेरे ऊपर कोई भी बोल दे, कटाक्ष कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश हित में, राष्ट्र हित में, अगर कोई समाज के हित में निर्णय लेना होगा तो निश्चित तौर से अपने आप को हम उसमें आगे बढ़कर हम निश्चित तौर से हम आगे काम करेंगे और सबको साथ जोड़कर लेके चलेंगे। लोग ये भी जानना चाहते हैं, आपने 96 का आपने गजब की जीत दर्ज की थी, लोग उसको आज भी याद करते हैं, लेकिन उससे पहले की भी लोग याद करते हैं कि आप आरएसएस से जुड़े हुए उसकी शाखाओं में जाने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो कहीं वो बात, वो जो आपको संस्कारों के तौर पर तब मिली, राजनीतिक संस्कारों के तौर पर, वो जड़ें आपको कभी खींचती? देखिए, ऐसा है, न वो आरएसएस रह गई, न वो भाजपा रह गई। अटल जी के साथ वो भाजपा भी खत्म हो गई और आरएसएस का भी जो विंग था, आरएसएस पहले चीजों को समझाता था, अब आरएसएस बीजेपी की पिछलग्गू बन गया है। अब वो नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस प्रमुख घूमते हैं। पहले आरएसएस प्रमुख के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी घूमती थी और वो उनके पीछे भाजपा रहती थी। जो निर्देश आरएसएस से मिलता था वो काम करते आरएसएस। चीजें बदल चुकी। क्या ये जवाहरलाल नेहरू वाली, इंदिरा गांधी वाली, राजीव गांधी वाली कांग्रेस है? क्या ये सोनिया गांधी वाली कांग्रेस है? और क्या यहाँ पर पूरी पार्टी एक परिवार के पीछे नहीं चल रही? निश्चित तौर से परिवार, देखिए, कोई भी चीजें चलाने के लिए कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं। निश्चित तौर से आज यहाँ बोलने की आजादी है। मैं आज यहाँ कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बोलने की आजादी, अपनी बात कहिए, अपनी मजबूती से खड़े रहिए। हाँ, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जहां है, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ जाते हैं लीडरशिप से और लग के कराते हैं, पर ये दोहरा चरित्र नहीं है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये चीजें नहीं चलती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में चलती हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलता। क्या ये किसी पार्टी तक सीमित है? क्या ये सियासत का स्वभाव है? ये क्या है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए हम तो लड़ेंगे और लड़ने वाला व्यक्ति हमें पसंद है, हम तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने वाले लोगों में से एक हमारी पहचान रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब मैटर ऑफ फैक्टली भी देख लें, ऑब्जेक्टिवली भी देख लें। एक रायबरेली की सीट बची थी और रायबरेली की सीट के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि अब मनोज पांडे के बाद ये देखने को मिलेगा कि वहां पर भी गजब का जातिगत समीकरण दूसरी तरफ जाएगा और रायबरेली की सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके का एनालिसिस, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे या जो समीकरण होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा के समीकरण अलग होते हैं। और जो रायबरेली से जो रिश्ता है परिवार का, या जो चीजें वहां काम किया लोगों ने, चाहे कल कारखाने, स्कूल, अस्पताल जितने भी हैं,
वो उस परिवार और उस गांधी परिवार के साथ जो चीजें जुड़ी रही हैं पीढ़ियों से, वहां पे लोगों ने काम किया है। चाहे वो अस्पताल एम्स की बात आई हो, चाहे वो रेलवे कारखाने जो बनते हैं, वहां पे डब्बे बनते हैं, उनकी बातें, वो सब उस समय से ही देन है। लोगों को नौकरी देना, विकास करना, जो भी विकास के काम है, उस सब पूरी तरीके से उस कांग्रेस के साथ और परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो मैं समझता हूं कि वहां पे लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, वहां कोई हिलने वाले लोग नहीं है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि वायनाड सीट पर भी संकट मंडरा जाएगा क्या? और कॉन्फिडेंस उधर देखिए, 400 पार की बात की जाती है, इधर से तो कोई फिगर लेकर कोई बात ही नहीं करता। देखिए, 400 की पार की बात कहना या इधर से फिगर की बात, हम झूठी बात क्यों कहने जाएंगे? आप 400 पार की बात करते हैं, फिर आप मध्य प्रदेश, आप राजस्थान, वहां देख लीजिए, बिहार में आप नीतीश कुमार जी को तोड़ते हो, उत्तर प्रदेश में आप जो पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या नहीं बोला राजभर जी ने कि हम उनको मठ भेज देंगे, राजनीति खत्म कर देंगे, उनको आप साथ जोड़ते हो और तमाम इस तरह की चीजें करते हैं, और ऐसे लोगों को आप जोड़ते हो जो आपको हमेशा अपमानित किए, गाली दिए। 400 की पार की बात कहां चल रही है? हमारे यहाँ हम जो कहेंगे उसे करेंगे, और अभी तो आने दीजिए समय, चीजें बदल रही हैं। नहीं, लेकिन क्या ये जो कहते हैं ना क्लैरिटी, कि क्लैरिटी हो, ये गोल पोस्ट है, ये जो जर्सी पहने हुए लोग हैं, इस रंग की जर्सी वाले हमारे लोग हैं, अमुक रंग की जर्सी वाले लोग उनके लोग हैं, तो उनके बीच में से जगह बनाते हुए, पास देते हुए और गोल कर देना आसान होता है। लेकिन जब गोल पोस्ट तय ना हो किधर जाना है, जर्सी कौन सी जर्सी वाला किधर खेल रहा है ये पता ना हो, केरल में जो लोग आपके साथ ओपोनेंट्स दिखाई देते हैं वो कहीं पर आपके सहयोगी हैं, जो आपका सहयोगी, आप जिनको लेकर साथ में चलने की बात करते हैं, वो सामने आकर कह देते हैं सीट पर ये बात बनेगी तो ठीक है, वरना हम नहीं आएंगे साथ में, वरना हम न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो सब्जेक्ट टू कंडीशन वाली ये जो साथ में चलने की प्रवृत्ति है, उसको क्या गठबंधन नाम और क्लियर गोल पोस्ट और जर्सी कहा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, आपने जितनी बात कही, मैं सीधे इतना कहना चाहूंगा कि जो आज संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, या आज बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए जो लोग हैं, वो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जो लोग इससे इतर हैं, वो आज पूरी कॉरपोरेट की राजनीति में और बड़े बड़े लोगों की राजनीति के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं तो चुनाव और चुनाव में स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजीज के फलीभूत होने के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ये आपने जो बात कही, आपका निश्चित रूप से ये वैचारिक, मैं भी उसी, जो आपने कहा ना भाई, जो चीजें भाई क्लियर, हमारा गोल पोस्ट क्लियर है, हम महंगाई बेरोजगारी उस पर खड़े हैं, हमारा गोल पोस्ट ये है, ये तय है कि हम इसके साथ खड़े हैं। आज जो यहाँ पर पेपर लीक और सारी चीजें, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। महंगाई बेरोजगारी की बात आपने 2014 में भी की, 2019 में भी की, 2024 के रनअप में भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर ये मुद्दे लोगों के बीच में सब्सक्राइब क्यों नहीं होते? मैंडेट क्यों नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, मैंडेट मिला, भी स्टेट वाइज चुनाव देख लीजिए, जिन जिन स्टेट से चुनाव हुए, ऐसा तो नहीं कि हम उनसे चुनाव नहीं जीते। कर्नाटका हम उनसे जीते, हिमाचल हम उनसे जीते, भाजपा के पास था, मेरे पास तो था नहीं, हम उनसे जीते हैं चुनाव ना, जनता ने हमको दिया। भाजपा से जो स्टेट जीते हैं, बाकी दूसरी स्टेट तेलंगाना छोड़ दीजिए, तो ये जनता का समर्थन मिला। जैसे आपने कहा हिमाचल में आपके विधायक टूट गए, तो कर्नाटक में किसके विधायक टूटे हैं? कर्नाटक में तो विधायक टूटे ना, उसकी भी चर्चा करिए। नहीं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, ये सरकारें क्यों चली जाती? उसके पहले किसकी सरकार थी? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, उसके पहले किसकी सरकार थी? राजस्थान में किसकी सरकार थी? व्यू पे आ जाइए। नहीं, आप 2024 में क्या आपकी सरकार बन रही है, आपके अलायंस की? निश्चित तौर से जो आज स्थिति चल रही है, उसमें 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह के इस मन से जाऊंगा। कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आप देखिएगा, वो तो तय होगा ना, सामने चीजें आएंगी। जो कैम्ब्रिज गए हुए हैं, वो कैम्ब्रिज वाला तो निश्चित कैम्ब्रिज बुला रहा है। कैम्ब्रिज किसी की पैरवी पे तो बुलाएगा नहीं, ऑक्सफोर्ड किसी की पैरवी पे तो बुलाएगा कि नहीं, आप ऑक्सफोर्ड में आ जाइए, आपको जो है हम मंच शेयर करना है, या कैम्ब्रिज बुलाएगा कि नहीं आप आ जाओ भैया? वो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर योग्यता अगर क्षमता है, तब कैम्ब्रिज हमें बुला रहा है। नहीं तो फिर जब अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं या अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको पहले जाकर भीड़ में अलग मिलते हैं, तो ये आप लोग इसको लेकर आलोचक हो जाते हैं।
और ये भी कि अगर वो किसी देश का राष्ट्रपति जाके पैर छू रहा है तो ये छोटे देश हैं, हो सकता है ये किसी लालच में आ गए हों। देखिए, वो चीजें जो आप जो चर्चा करना चाहते हैं, मैं समझता हूं वो अलग चीजें हैं, वो अलग विषय है। पर कोई इस तरह की संस्था बुलाकर सम्मानित कर रही है, बुला रही है मंच पर, अपने बच्चों को उनसे कुछ लेना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये दूसरी बातें हैं। अब मैं कहीं जाता हूं, किसी का अभिवादन करता हूं, किसी का पैर छूता हूं, तो वो मेरा बड़प्पन है, मेरे संस्कार है। अजय जी, आपने राजनीति के तमाम रंग देखे हैं और शाखा आरएसएस की उससे लेकर और यहां तक का सफर भी आपने देखा है, और यहां पहुंचने के पहले आप दूसरी पार्टीज में भी रहे हैं। मैं एक बात यह समझना चाहता हूं आपसे कि कोई सीरियस पॉलिटिकल पार्टी और सीरियस पॉलिटिकल लीडर क्या चुनाव के समय में इस तरह से यात्रा निकालता है, और क्या वो इस तरह चुनावी समर के दौरान किसी एक संस्था के बुलावे पर बाहर जाता है? ये सब सामान्य है या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट किसी और चुनाव में आएंगे, इसलिए इसको लेकर उतना सीरियस होने की जरूरत नहीं? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से आप चुनाव में अगर यात्रा नहीं करेंगे, सभाएं नहीं करेंगे, या लोगों से मिलने का तरीका यही है ना हमारे पास, लोगों से अपनी बात कहने का तरीका है। जैसे आपने आज ये जो बच्चे पेपर लीक वाले बच्चे, जब ये चुनाव निरस्त हुआ, सॉरी ये पेपर, उसके बाद वो बच्चे जाकर धन्यवाद दिए राहुल जी को, कैंप में जाकर धन्यवाद, अलीगढ़ के कैंप में आए थे, सिपाही भर्ती कम से कम 50 लड़के, ज्यादा संख्या थी, वो आके धन्यवाद दिए। तो आज अब ये एक संदेश गया ना, एक संदेश गया कि भाई एक नेता जिसने हमारी बात उठाई, जिससे आज ये चीज सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, निरस्त करना पड़ा, तो निश्चित तौर से ये एक संदेश तो गांव-गांव में चला गया, कम से कम कई हजारों गांव में गया ये। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि सीरियसनेस, निश्चित तौर से यात्रा से जबरदस्त तरीके से राहुल जी का ग्राफ बढ़ रहा है और गांव-गांव में संदेश जा रहा है, अब सब लोग जुड़ रहे हैं, लोग साथ खड़े हो रहे हैं। बाहर बुलाना जाना, वो निश्चित तौर से वो तो आज वहां पे हमें बुला रहा, आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल जाएंगे। जैसे आपने मुझे आज बुलाया, तो आज मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, फिर भी मैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर मैं आपके बीच में आया हूं। तो जब कभी आप ऐसी जगहों पर देखते हैं जहां राहुल की सभा होनी होती है, वहां मोदी के नारे लगते हैं, या कई जगहों पर विरोध या काला झंडा आप देखते हैं, तो क्या इसको प्रायोजित मानते हैं? अब आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा। राहुल जी 17 तारीख को सुबह बनारस आए, काशी आए, काशी में वो यात्रा शुरू हुई गोलगड्डा से, जो पीलीकुटी होते हुए विशेषरगंज, मैदागिन होते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में गई। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर उन्होंने दर्शन किया, बाकायदे वो गर्भगृह में गए, गर्भगृह में जाके दर्शन किया, और वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर वो गर्भगृह में गए, गर्भगृह में भाजपा का छोटा सा भी नेता जाता है, आरएसएस का छोटा भी नेता जाता है, तो वहां से वो लोग उसके फोटो को रिलीज करते हैं, भेजते हैं कि भाई दर्शन पूजा पाठ आपने किया, अब इसका जहां भी जैसे चाहे उसे आप इसमें फोटो ले सकते हैं। वहां पर प्रशासन ने सरकार के दबाव में पूरी तरीके से कैमरे ऑफ कर दिए थे और किसी भी को मोबाइल ले जाने की कोई भी परमिशन भी नहीं दी गई, पूरी तरीके से उसको रोका गया, और उसे कि राहुल जी के दर्शन करते हुए और साधना करते हुए फोटो नहीं आनी चाहिए। और बाहर लेकर कर उसी मंदिर में 3 या 4 लोग थे जो वहां पर मंदिर के अंदर, विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर मोदी मोदी बोल रहे थे। ये क्या यही शोभा देता है? हमारे काशी में आप हो, आप उस तरह के मंदिर के अंदर ये बात करा रहे हो, ये क्या है? आपके प्रधानमंत्री भी तो हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का एक अपना होता है, जो उनके लोग हैं मंदिर में नारा लगाएंगे, मंदिर के अंदर नहीं, उनके लोग हैं, ये कैसे स्थापित हो गया? अब वो बोल रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस वहीं पर है, कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी के नारे आप जब विदेशों में वो जाते हैं, तमाम जगहों पर लगते हैं। विदेश देखिए, फिर आप बात देश में कई जगहों पर नहीं, आप ये कैसे स्थापित कर सकते हैं कि देखिए, आप फिर गलत बात बोल रहे हैं। आप मंदिर के अंदर नारा नहीं लगवाएंगे, किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगेगा। नहीं, उनके कहने पे नहीं लगा होगा, लेकिन किसी के कहने की नहीं, मंदिर के अंदर नहीं हो सकता। अगर आप कोई व्यक्ति है, अगर हम उस स्थान का सम्मान करते हैं, हर हर महादेव हो सकता है या नहीं बोलेंगे, पर आप वहां पर मंदिर में नारा नहीं लगा सकते। आस्था का प्रश्न है वो हमारे। मतलब अजय जी का कहना यह है कि मंदिर की अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए उनको भी, जो किसी को बहुत ज्यादा प्यार। हम भी कहीं अगर किसी को कोई रहेगा, व्यवस्था तो ये भी है कि भगवान जहां पर हो वहां उनके अतिरिक्त किसी और दूसरे का नाम लेना या उसके चरण स्पर्श करना भी। लेकिन मैं अब दूसरी बात की तरफ आता हूं, और ये थोड़ा सा, आप खुद बनारस के हैं, क्या आप नशेड़ी हैं?
आप नशा करते हैं? बिल्कुल नशा है, बहुत बड़ा नशा है मुझे। जनता की सेवा का नशा? जनता की सेवा का नशा करने का है। अपना खून देकर भी मैं उसकी सेवा करता हूं। कोरोना काल में मैं किसी दिन बैठा नहीं, दिन रात कोरोना में लोग घर बैठे थे, मास्क लगाकर डर रहे थे, मैं और मेरा पूरा परिवार सड़क पर निकलकर लोगों की सेवा कर रहा था। मेरे बच्चे तक सेवा कर रहे थे और हमारे लिए कमरा अलग बना दिया गया, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ, निरोग रहा और लोगों की सेवा करता रहा। जितनी हो सके लोगों की मदद की, चाहे वो वैक्सीनेशन में के समय, चाहे ऑक्सीजन के समय, चाहे बेड के लेकर, हर में मैं आगे हमने देखा है और जनता को दिखाया भी। तो वो कौन से लोग हैं जो नशे में नाचते हैं और देर रात तक नाचते हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं? अब वो लोग वो हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो आज बेचारे उनको फ्रस्ट्रेशन है कि आज मुझे कोई काम नहीं मिला, कुछ आज मैं जहां दिया हूं रोजगार, मैंने जो एग्जाम दिया वो मुझे मिलने वाला नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो स्वाभाविक है जब फ्रस्ट्रेशन में जाएगा व्यक्ति, अवसाद में जाएगा, तो नशे की गिरफ्त में चला जाता है। अच्छा, आप दो बातें और बता दीजिए। एक तो वो एक सीट बताते हैं, अपने नंबर बताते हैं, 370 या 400 पार। आपका नंबर बता दीजिए, नंबर क्या होगा? मैं बाकी लोगों की तरह न बड़ा बोला हूं, न झूठ बोलने वाला हूं, और मैं निश्चित तौर से इतना जरूर कहूंगा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप लिख लीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ आप होंगे या राजेश जी होंगे? कौन होगा उम्मीदवार? अब ये तो पार्टी तय करेगी कि मैं लड़ूंगा कि कौन लड़ेगा। हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, हम सब लोग उनके भक्त अड़भंगी हैं। जब बाबा का जो आशीर्वाद मिला और जो आदेश होगा उसका पालन होगा। रायबरेली से कौन लड़ रहा है? प्रियंका जी लड़ रही हैं? अब ये कांग्रेस परिवार के साथ वो सीट रही है, गांधी परिवार की सीट रही है, उनके साथ रहेगी। कई मुद्दे ऐसा आपको लगता है कि राहुल गांधी जब उठा देते हैं, आपको लगता है क्या मनी मन की शायद ये मुद्दा ना उठाया जाता? अब जैसे प्रधानमंत्री का ओबीसी वाला मुद्दा, या आपको लगता है ये सब मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं जायज? नहीं, देखिए, जो सही बात है, जो उन्होंने बोला है, उस बात को उन्होंने उठाया है, कोई बनावटी बात नहीं बोली। चलिए, कोई ऐसी बात प्रमोद कृष्णम जैसे यहां पर कह के गए हैं अभी कि असल में अन्याय तो खुद कांग्रेस के भीतर नेताओं के साथ हो रहा है और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए न्याय यात्रा निकालते हुए, कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि आपको कांग्रेस के भीतर रहते हुए लगा कि नहीं ये नहीं होता तो ठीक होता शायद, या आपको सब लगा जब जो जहां है कांग्रेस के भीतर होता रहा है सब सही होता रहा है? देखिए, जो सामने चीजें हैं वो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, और जो भी चीजें अगर ऐसी बात आती है उसको आपस में बैठ के तय करते हैं, डिस्कस करते हैं और ठीक करते हैं। लेकिन कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं? कोई ऐसा मुद्दा नहीं। बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखने के लिए। नशा तो है मुझे, लेकिन जनता की सेवा का नशा है। अगर मैं इससे हेडलाइन निकालूं तो यही निकलती है। बहुत धन्यवाद अजय जी।